चलो बेटा स्टार्ट कर दिया सर। चलो हाँ बेटा, कैसे हो? लवीज, रेहान, प्रिंस, छवि, अभिषेक, बढ़िया बढ़िया बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऊपर करो, बच्चे का मैसेज आया कुछ, ऊपर ऊपर करो, ऊपर बच्चे का मैसेज मैसेज मैसेज। कोई बात नहीं बेटा, अभिषेक ऑफलाइन नहीं आ सकता, कोई बात नहीं, तबीयत खराब है, कोई बात नहीं, ऑनलाइन अटेंड कर लो, कोई टेंशन नहीं है। ये दोनों फैसिलिटी इसलिए तो दे रखी है, किसी दिन नहीं आ सको किसी रीजन से, तो ऑनलाइन जरूर अटेंड कर लो, ताकि क्लास तो बंक नहीं हो कम से कम। चलो, तो तुम्हें मैं क्वेश्चन बैंक दिलवा दूंगा बेटा, ठीक है? चैप्टर समझते ही फिर क्वेश्चन बैंक भी दिलवा दूंगा। चलो, अपना जो लास्ट लेक्चर था उसमें बेटा एक्सरसाइज 4 तक अपने डिस्कस कर लिया था, यहाँ तक कर लिया था ना? बिल्कुल बेटा, अभी तक आपको वेक्टर से पहले तक का जो करवा दिया फिजिक्स के टेस्ट में संडे को, वो सारा आएगा। वेक्टर जो हेडिंग लगाई थी उससे पहले तक का क्लियर है? हाँ, वेक्टर से पहले तक का वेक्टर नहीं आएगा, वेक्टर हेडिंग लगाई उससे पहले तक का आएगा, क्लियर है? ठीक है, चलो चलो कंप्लीट करते हैं, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 5 रह गई थी ना? चलो एक्सरसाइज 5 पे आते हैं बेटा। तुम अपनी कॉपी दे दो गुड़िया को, तब तक गुड़िया थोड़ा देख लेगी आउटलाइन दिमाग में क्या पढ़ाया हमें अब तक। कॉपी दे दो गुड़िया को, पीछे की जो अपनी जोरस करवाई स्टार्टिंग से वो भी दे देना। स्टार्टिंग से है क्या? हाँ ठीक है बेटा। चलो एक्सरसाइज 5 में क्वेश्चन नंबर 1 to 11, 1 to 11। फर्मी मैंने कहा था 10 to power -15 मीटर। आपको याद है बेटा, मैंने कहा था एटम की साइज क्या होती है? 1 एंगस्ट्रम यानी 10 to power -10 मीटर, और न्यूक्लियस की साइज क्या होती है? 1 फर्मी 10 to power -15 मीटर होती है, याद है ना? फर्मी वही है। आगे आ जाओ रेहान, इसके पास आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या? 10 में क्या बोल रहा है बच्चों? देखो, जीमान इफेक्ट रिफर टू, जीमान इफेक्ट क्या शो करता है बेटा? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन एमिशन फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। ये तो साफ साफ लिखा है बच्चों, बोर मॉडल में मैंने लिखाया था ना, जीमान इफेक्ट स्टार्क इफेक्ट क्या होता है? यानी मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रम लाइन की स्प्लिटिंग होती है, उससे क्या कहते हैं? जीमान इफेक्ट। और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो स्प्लिटिंग होती है, डिवाइडेशन होता है, उसे क्या कहते हैं? स्टार्क इफेक्ट कहा जाता है, क्लियर है? चलो, और इस पेज पर कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 11 तक कोई डाउट? चलो बेटा आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 24, क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 24 तक। चलो 12 से लेकर 24, 12 से लेकर 24, आगे चलो 25 से लेकर 37, 34 क्या? चलो बेटा 34 देखो बच्चे ने पूछा है, देखो डिस्कवरर ऑफ पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन बेटा देखो एंडरसन, जैसे मान लो ये बीटाट्रॉन और पॉजिट्रॉन के बारे में आता है कि बीटाट्रॉन की डिस्कवरी युकावा साइंटिस्ट ने की थी, ठीक है, और पॉजिट्रॉन की एंडरसन ने की थी। बच्चों ये बेसिक सी बात है, काम नहीं आएगा, ठीक है? एंडरसन ने करी थी इसकी डिस्कवरी। चलो, ये पहले की RPMT में आया था कई साल पहले, अब नहीं आता ये, इसलिए नहीं लिखा है मैंने। चलो 37 तक और कोई डाउट? 36 क्या? 36 में क्या बोल रहा है बच्चों? द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट इक्वल टू, ये दे रखा है, द पॉसिबल एनर्जी वैल्यू ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन बोर ऑर्बिट से। बच्चों क्या बोल रहा है बेटा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या हो गया? अरे सेकंड सेल की बात कर रहा है। सेकंड सेल में कितनी होती है? -3.4 ही तो होती है बेटा। बात समझ में आई क्या? हमें पता फर्स्ट सेल में -13.6, और सेकंड सेल फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब ही क्या है? सेकंड सेल की बात कर रहा है। सेकंड सेल में कितनी होती है? -3.4 तो होती है, क्लियर है? आपने डाउट छोड़े ही नहीं, कोई बात नहीं बेटा, पढ़ने का मतलब यही तो है, फिर भी कोशिश करेंगे, कोई भी डाउट हो तो श्योर डिस्कस करने की। चलो आगे चलो 49 तक। बेटा चैप्टर पढ़ने के बाद भी डाउट रह जाए, फिर पढ़ने का मतलब ही क्या है? चलो आगे चलो 49 तक। 25 देखो बेटा क्या बोल रहा है 25 में। चलो 25 अच्छा क्वेश्चन है बेटा, स्टार कर लेना, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। देखो इसमें क्या बोल रहा है? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस 15 आर लेबल्ड एज। बच्चों देखो फॉस्फोरस की बात कर रहा है, फॉस्फोरस में आपको क्या बोल रहा है? ये जैसे AB दे रखा है, AB इसमें बोल रहा है, ये 3s के लिए बोल रहा है। फॉस्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन आपको दे रखा है बच्चों, और हमें पता है ये जो 4p वाला 3p वाला जो सबसेल है, इसमें क्या बोल रहा है? X, Y और Z की बात कर रहा है, क्लियर है? आगे देखो बेटा क्या बोल रहा है?
इफ द स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ बी एंड जेड, इसका मतलब देखो बेटा क्या बोल रहा हूं, इस बी और जेड, इस बी और जेड के लिए एस की वैल्यू कितनी दे रखी है, +1/2, यस और नो। अब देखो बेटा कैसे करना, समझना इस चीज को, जो हमने रूल्स पढ़े हैं, रूल्स फॉर फिल द सबसेल, उसके अकॉर्डिंग हमें दिमाग लगाना है। क्या पावली रूल क्या कहता है, पावली रूल क्या बोलता है कि एक ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होता है, अपोजिट होता है, यस और नो। इसका मतलब अगर बी का इसने एस की वैल्यू +1/2 बोली है तो ए की श्योर कितनी होगी, -1/2, यस और नो, ठीक है। और हुंड का रूल क्या कहता है बेटा कि एक ऑर्बिटल जो सभी अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका स्पिन क्या होता है, सेम होता है, यस और नो। अरे हुंड रूल क्या कहता है, एक सबसेल के जितने भी ऑर्बिटल होंगे उनके अनपेड इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब एक बात तो श्योर है, जेड का अगर +1/2 है तो बच्चों एक्स वाई का भी कितना होगा, +1/2, यस और नो, क्लियर है बेटा। चलो आगे देखो बच्चों इसने क्या बोला है, अब समझना इस चीज को। तो क्या बोल रहा है ये, spin quantum number is equal to B and Z are 1/2, the group of electron with the 3 of the quantum numbers are same। इसका मतलब क्या बोल रहा है, group of the electron with 3 quantum number, 3 क्वांटम नंबर सेम किसके लिए हो सकती है बच्चों, तो इसके लिए अगर मैं बात करूं बेटा देखो 3s है, 3s है तो ये बताओ तीनों के लिए n की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, यस और नो। और तीनों हमें पता है s सबसेल के अंदर है, तो ये बताओ दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए l कितना होगा, 0 ही होगा। और m कितना होगा बेटा, L0, तो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए m भी कितना होगा, 0। हाँ s डिफरेंट है लेकिन बाकी तीन तो सेम है ना, यस और नो। इन तीनों इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं बच्चों तो इनके लिए भी क्या कह सकते हैं, n की वैल्यू कितनी होगी, 3, क्योंकि थर्ड सेल में है, क्लियर है। और p सबसेल की बात करा, तीनों इलेक्ट्रॉन ही p सबसेल के हैं x y z, तो ये बताओ बच्चों तीनों के लिए l कितना होगा, 1, s p d f 0 1 2, याद है ना, l कितना हो गया 1। और m की बात करें बेटा, m की बात करें हमें पता, देखो इसके रेस्पेक्ट में अगर अपन बात करें तो क्या होगा, m हमें पता क्या होगा, l अगर ये 0 तो क्या करूंगा -1, और क्या होगा 0 और +1। m अगर डिफरेंट है, m अगर डिफरेंट है लेकिन तीनों के लिए s सेम है या नहीं है, अरे तीनों के लिए s सेम है या नहीं है, तो 4 में से 3 क्वांटम नंबर सेम है या नहीं है, यस और नो। इसने ये नहीं बोला कि क्या होगा n l m किसके लिए सेम है, ये बोला है इलेक्ट्रॉन के कौन से ग्रुप के लिए 3 क्वांटम नंबर सेम है। तो हमें पता है जो AB वाला ग्रुप है, AB वाला ग्रुप है बेटा, इसके लिए क्या है, 3s वाले में H डिफरेंट है लेकिन N L M तीनों सेम है या नहीं है बच्चों। और 3p वाला जो है, 3p वाले में क्या है, M डिफरेंट है, तो बाकी 3 सेम है या नहीं है, N सेम है, L सेम और S सेम है, यस और नो। सभी बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर अब तो, यस और नो। तो थोड़ा सा बेटा स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को कि जब भी हम दोबारा रिवीजन करेंगे ऐसे क्वेश्चन जरूर करेंगे, क्लियर है। चलो आगे चलो, 37 तक और कोई डाउट, 37 तक और कोई डाउट, 37, चलो आगे चलो नेक्स्ट पेज पर 38 टू 49, 49 तक, 49 तक, 49 तक कोई डाउट, चलो हाँ बेटा, ट्राइड का मतलब 3, डायड मतलब होता 2, ट्राइड मतलब 3 का एक साथ, ठीक है। 59 तक को डाउट, 41, चलो बच्चे का है 41 देखते हैं बच्चों, 41 कहाँ गया, 41 में क्या बोल रहा है बच्चों, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग पेड इलेक्ट्रॉन फॉर गैसेज Fe, जो Fe का हम कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे, ठीक है। पहली बात तो देखो नॉर्मल Fe तो क्या होता है बेटा, मेटल होता है, सॉलिड फेज में होता है, ये गैसेज फेज में कब जाएगा, नॉर्मली बच्चों क्या होता है FeCl3 की कंडीशन होती है, यानी कहने का मतलब है Fe+3 की कंडीशन में तब अपन मान सकते हैं गैसेस फेज, क्लियर है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, इसका मतलब Fe+3 में इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जो अपन ओबो रूल के अकॉर्डिंग लिखते हैं ना, ओबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो Fe+3 का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। और इसने क्या बोला है, ऐसे कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे जिसमें पेड इलेक्ट्रॉन आ जाए, जहां अनपेड है उसको छोड़ देंगे, और पेड मान लो 5 ऑर्बिटल ऐसे आते हैं जिसमें क्या और डबल इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, तो 5 ऑर्बिटल अपने आंसर हो जाएंगे, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट चलो 42, 43, 49 तक इस पेज पर को डाउट, 49 तक, 38, ठीक है 38 देखते हैं बच्चों, 38 क्या बोल रहा है, 38, चलो 38 की बात करें, क्या बोल रहा है बच्चों, देखो द पोजीशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड हीलियम एटम इज नॉन इक्वल टू, ये दे रखी है
एंड द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको ये दे रखा है, द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट द मोमेंटम। प्रिंस बेटा मैंने नोट लगा के स्पेशली लिखाया था क्या, पोजीशन मोमेंटम दोनों में से एक की वैल्यू क्या है, सेम है, तो दूसरे की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, इक्वल होगी। बेटा बात समझ में आ गई क्या, ठीक है, यस और नो। मैंने क्या कहा था बेटा, डेल एक्स और डेल पी दोनों में से एक की वैल्यू सेम है तो दूसरे की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। बच्चों क्लियर है, डाटा इसने कंफ्यूज करने के लिए जरूर दे दिया लेकिन सीधा टिक अपन लगा सकते हैं। क्लियर है, चलो क्योंकि कॉन्सेप्ट हमें ध्यान है तो टाइम बचा सकते हैं अपना। आगे चलो 49 तक कोई डाउट, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बेटा। 59 तक कोई डाउट, 59 52 59 तक कोई डाउट, प्रिंस, अभिषेक, छवि, रेहान, लविस, कोई डाउट बेटा, चलो 59 तक, चलो 62 73 51 क्या, अभिषेक ने बोला क्या 51, देखते हैं बेटा क्या बोला है। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन कैन बी रिप्रेजेंटेड, बेटा नाइट्रोजन का ग्राउंड स्टेट हमें पता है, ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन जैसे होता है वैसे आपको लिखना है। तो नाइट्रोजन क्या होता है 1s2 2s2 2p3, इसका मतलब क्या होगा, s सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फील कर दे और 2s में क्या कर दे 2 इलेक्ट्रॉन फील कर दे, p में हमें पता है 3 ऑर्बिटल होते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन फील कर दे। ग्राउंड स्टेट का मतलब नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन जो होता है। ऐसा कौन सा दे रखा है रे, फर्स्ट दे रखा है। बच्चा कहेगा सर पहले में डबल है दूसरे में डबल है लेकिन आगे के जो 3 दे रखे हैं उनमें भी तो सिंगल सिंगल है, आपने भी तो यही किया, फिर गलत क्या रहा है, गलत यही तो होते हैं बेटा, कॉन्सेप्ट है क्या। हुंड रूल क्या कहता है, 2p वाले तीनों का अनपेड का कॉन्फ़िगर क्या होगा, स्पिन सेम होगा। बच्चों समझ में आ गया, ये क्लॉकवाइज है तो ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, समझ में आ गया। सेकंड और थर्ड वाला इस वजह से गलत है, क्यों, आगे के जो 3 सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं वो कौन से है, 2p वालों को इंडिकेट कर रहे हैं बेटा। तो देखो एक अपवर्ड डायरेक्शन में यानी क्लॉकवाइज है तो दूसरा डाउनवर्ड दे रखा है एंटी क्लॉकवाइज, गलत हो गया बच्चों। सभी अनपेड का स्पिन क्या होगा, सेम होगा, ये ध्यान रखना। क्लियर है, तो सेकंड इसलिए गलत है, थर्ड भी इसलिए गलत है, सभी अनपेड का स्पिन हमेशा क्या होगा, सेम होगा, ये ध्यान रखना। 51 यही तो है। अच्छा 51 वाला क्या, 51 में क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई बाय द क्वांटम नंबर n एंड l, तो क्या बोल रहा है बेटा, कैन बी प्लेस द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रॉम द लोवेस्ट एनर्जी। बेटा एनर्जी का सीक्वेंस किससे होता है, n+l से। नोट्स अच्छे से पढ़ो बेटा, n+l के अकॉर्डिंग, जिसके लिए n+l का सम क्या होगा, ज्यादा होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, जिसके लिए n+l का सम कम होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी बेटा। तो देखो पहले में n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 1 है तो सम कितना आ गया 5, दूसरे में 4 + 0 4, तीसरे में 3 + 2 कितना हो गया 5 और फोर्थ में क्या दे रखा 3 + 1 यानी 4। क्लियर है। अब बच्चा कहेगा सर 2 में वैल्यू 5 आ रही है, n+l का सम करने पर 2 में 4 आ रही है, तो n+l का सम अगर इक्वल आ जाए तो एनर्जी किससे देखते हैं बेटा, ओनली n से देखते हैं। मैंने क्या कहा, अगर n+l का सम सेम आ जाए n+l का तो एनर्जी ओनली एंड ओनली किससे देखते हैं, n से देखते हैं बेटा, ये ध्यान रखना। तो क्या कहेंगे, जैसे फर्स्ट में क्या दे रखा है 4 + 1 5 है, थर्ड में क्या दे रखा है बेटा 3 + 2 ये भी कितना है 5 है, तो n+l तो सेम है लेकिन अब तुम्हें किससे देखना, ओनली n से। इसके लिए n ज्यादा है इसके कंपैरिजन में तो इसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। वैसे ही कंपेयर आपको करना है सेकंड और फोर्थ ऑप्शन को, समझ में आ गया। तो क्या करना, पहले आपको एनर्जी किससे डिसाइड करनी है, n+l से। n+l का सम इक्वल आ रहा है तो किससे करना है बच्चों, n की वैल्यू से करना है, n जिसके लिए ग्रेटर होगा एनर्जी ज्यादा होगी। क्लियर है, चलो आगे चलो। 64 छवि ने पूछा 64, चलो बेटा 64 देखो बेटा क्या बोल रहा है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्साइटेड आइसोलेशन हाइड्रोजन एटम। बेटा क्या बोल रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन को किसी एक्साइटेड स्टेट से तुम्हें रिमूव करना है। बच्चों समझना कितना, 63 एंड 64 क्या, चलो 64 वाला देखते हैं पहले। इसमें क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन को किसी एक्साइटेड स्टेट में तुम्हें क्या करना है, सेपरेट करना है बेटा, डिस्क्लोज करना है, यहाँ से हटाना है। क्लियर है, तो एनर्जी क्या होगी, तो एक बात तो श्योर है, मैंने कहा था ग्राउंड स्टेट मतलब क्या, फर्स्ट ऑर्बिट, एक्साइटेड स्टेट है अदर देन फर्स्ट ऑर्बिट, यस और नो। इसका मतलब एक्साइटेड बोल दिया तो इलेक्ट्रॉन कौन सी में होगा, या तो सेकंड में होगा या थर्ड में होगा या फोर्थ में होगा या फिफ्थ में होगा। क्लियर है, इसका मतलब 13.6 तो नहीं हो सकता। अगर मुझे एक्साइटेड स्टेट से रिमूव करना है तो क्या होगा, सेकंड थर्ड फोर्थ के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी।
इसका मतलब हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बात करें बच्चों तो हमें पता है फर्स्ट की एनर्जी -13.6, सेकंड की -3.4, थर्ड की -1.51, फोर्थ की कितनी होती है -0.85 और फिफ्थ की कितनी होती है -0.54 और सिक्स की कितनी होती है -0.38। क्लियर है। अब एक्साइटेड स्टेट बोला है तो यहाँ पर तो है ही नहीं, मतलब इसका मतलब एक्साइटेड कौन सी एक्साइटेड स्टेट अपन को एग्जैक्ट नहीं पता। एग्जैक्ट पता होता कौन सी एक्साइटेड स्टेट है तब तो फिक्स बता देते कि सर सेकंड से रिमूव करना, थर्ड से करना, फोर्थ से करना, 5 से करना। क्लियर है। इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, ग्राउंड स्टेट, यस और नो। और बाकी के बच गए वो कौन सा है, एक्साइटेड स्टेट वाली कंडीशन है। इसका मतलब मुझे फर्स्ट सेल से रिमूव ना करके इनमें से किसी में रिमूव करना है, और किसी सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, उसकी जो वैल्यू होती है उसके इक्वल एनर्जी दे देते हैं ताकि उसकी नेट एनर्जी 0 हो जाए। यस और नो। इसका मतलब एक्साइटेड स्टेट बोला है तो अगर सेकंड में होगा तो +3.4 दूंगा, थर्ड में होगा तो +1.5 दूंगा यहां से हटाने के लिए, फोर्थ में होगा तो +0.85 दूंगा, फिफ्थ में होगा तो +0.54 दूंगा, सिक्स में होगा तो क्या होगा +0.38 दूंगा। यस और नो। इसका मतलब एक बात तो श्योर है, इसने ऑप्शन क्या दे रखा है 3.4 के इक्वल या इससे कम। अगर सेकंड में है तो 3.4 के बराबर एनर्जी दूंगा और बाकी किसी में तो इससे तो कम ही दूंगा। यस और नो। अरे बाकी जो एनर्जी देनी पड़ेगी 1.51, 0.85, 0.54 बेटा 3.4 से तो कम ही है ना। यस और नो। इसका मतलब ऑप्शन देखो बेटा, फोर्थ ऑप्शन आपको क्या दे रखा है, एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो क्या होगा बेटा, या तो 3.4 हो सकता है या 3.4 से कम वाली वैल्यू होगी। समझ में आ गया। यस और नो। अब बच्चे ने पूछा है 63 का बेटा, वैसे तो इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है लेकिन सिंपल सी बात है, देख लेना। इसमें 3 केस दे रखे हैं, एक दे रखा आयोडीन, एक दे रखा बेटा आयोडीन प्लस, एक दे रखा आयोडीन है माइनस। तो कॉमन सेंस है बेटा, आयोडीन तो क्या है, न्यूट्रल एटम है। क्लियर है। I+ कब बनेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा। इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो सेल की साइज क्या होगी, कम होगी। यस और नो। अरे ऊपर की लेयर हटती जाएगी, साइज अपने आप क्या होगी, कम होगी बेटा। I- कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन है गेन करेगा। तो हमेशा ध्यान रखना है, ऐसी कभी भी आपके पास कंडीशन आ जाए तो ध्यान रखना बेटा, सेम एटम अगर हो तो सबसे ज्यादा साइज किसकी होती है, नेगेटिव वाले की। उससे कम साइज किसकी होती है, न्यूट्रल। उससे कम साइज किसकी होती है, पॉजिटिव वाले की। इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल में आपको कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, सेम एटम अगर दे रखा है तो सबसे ज्यादा साइज किसकी होगी, नेगेटिव वाले की, क्योंकि वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करता है। बात समझ में आ गई। ठीक है बेटा। और क्या होगा, न्यूट्रल में क्या होगा, न गेन न लॉस, और प्लस वाली में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाला। तो हमें पता है इसमें तो जितने इलेक्ट्रॉन है उससे और ज्यादा गेन कर रहा है, और ज्यादा गेन कर रहा है। ऊपर की लेयर बढ़ती जाएगी, नहीं जाएगी, साइज बढ़ती जाएगी। इसमें क्या करेगा, लॉस करेगा, लॉस करेगा तो खुद के इलेक्ट्रॉन जाएंगे, साइज कम होती जाएगी। तो सेम एलिमेंट का अगर एटम है तो नेगेटिव सबसे बड़ा, फिर न्यूट्रल वाला और लास्ट में पॉजिटिव वाला। क्लियर है, हमेशा ध्यान रखना ये। चलो इस पेज पर 73 तक और कोई डाउट। 67 में देखो बेटा क्या बोल रहा है, द मोलिकुलर मास एंड एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज इक्वल टू, तुम्हें ये दे रखा है एटॉमिसिटी। देखो बच्चों वैसे तो मोल कॉन्सेप्ट में ये आएगा, लेकिन इसने बोलना क्या चाहा है, मैंने ये बोला बेटा क्लोरीन की मैं बात करूं। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल है बच्चों, मैं आपसे ये बोल दूं जैसे हाइड्रोजन का एग्जांपल मैं बोलूं, ये बताओ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है। अरे जैसे एटॉमिक मास अपन ने बोला बेटा, सपोज करो 1 ग्राम बोल दिया। क्लियर है। इसका मोलिकुलर मास मैंने बोल दिया है, मोलिकुलर मास मैंने बोल दिया है 2 ग्राम है। तो जितने हाइड्रोजन के एटम होंगे वही उसकी एटॉमिसिटी है। क्लियर है। मैंने कहा क्लास में 10 बच्चे हैं, क्लास का टोटल वेट है मान लो 100 ग्राम है, सपोज करो 100 किलोग्राम है। ठीक है बेटा। अब क्या होगा, एक बच्चे का मास अगर 10 ग्राम है तो 10 किलोग्राम है, तो ये टोटल कितने स्टूडेंट हो गए, 10 हो गए। मैंने क्या किया, टोटल वेट में एक बच्चे के वेट से डिवाइड कर दिया, अगर सभी का वेट क्या है, इक्वल है, तो बस एटॉमिसिटी वही है। मोलिकुलर मास हमें पता है, मोलिक्यूल आपने बोला है, एटम का मतलब होता है बेटा सिंगल एलिमेंट। बात समझ में आई क्या, जैसे ये सिंगल एलिमेंट है तो ये क्या है, एटम है। इस पर प्लस माइनस में कोई चार्ज होगा तो इसको आयन बोल देंगे। क्लियर है। एक से ज्यादा एटम है, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, वो क्या होता है, मॉलिक्यूल। क्लियर है। तो पूरे एक सिंगल एटम का आपको वेट दे रखा है और पूरे मॉलिक्यूल का वेट दे रखा है, तो पूरे मॉलिक्यूल के वेट में एक सिंगल एटम के वेट से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम आएंगे, नहीं आएंगे, आएंगे बेटा, वही तो क्या हो जाएगी, एटॉमिसिटी। अब आपसे ये बोला है सल्फर, सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट, यानी कई सारे मॉलिक्यूल बन रहे हैं, यानी एक्स एटम मिलकर सल्फर का पूरा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। यस और नो। अरे जैसे मैं बोलूं ओजोन में क्या है, ऑक्सीजन के 3 एटम है। यस और नो। वैसे ही तो क्या करेंगे, सल्फर के कितने एटम है मुझे नहीं पता, अब पूरे मॉलिक्यूल का मास तुम्हें कितना बोला है बेटा, 256। यस और नो। एक सिंगल सल्फर का कितना बोला है, 32।
इसे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कितना आएगा 8। इसका मतलब सल्फर के कितने एटम है बेटा 8 एटम है, यही इसकी एटोमिसिटी है। समझ में आ गया। एटोमिसिटी मोल कॉन्सेप्ट में आएगा, नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। किसी मॉलिक्यूल में किसी एलिमेंट के कितने एटम है वही उसकी क्या बोली जाती है एटोमिसिटी बोली जाती है। क्लियर है। जैसे H2 में हाइड्रोजन के कितने एटम है 2, तो हाइड्रोजन की एटोमिसिटी 2 है। O3 में ओजोन में ऑक्सीजन के कितने एटम है 3, तो इसका नंबर ऑफ एटम होगा वही उसकी एटोमिसिटी। क्लियर है। ठीक है। प्रिंस का क्या है सर 65 में फोर्थ आना चाहिए पर पीछे फर्स्ट दे रखा है क्योंकि न्यूट्रॉन का चार्ज तो 0 होता है। 65 वाला गया 65 क्या दे रखा है द मिनिमम रियल चार्ज ऑन एनी पार्टिकल विच कैन एग्जिस्ट। बेटा फर्स्ट ही आएगा रियल चार्ज। अरे न्यूट्रल कोई चार्ज थोड़ी है। बात समझ में आई क्या। मैंने क्या कहा, मैं कहूं मान लो छवि के अकाउंट में 0 बैलेंस है तो छवि कहेगा क्या मेरे अकाउंट में बैलेंस है, कोई बैलेंस नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या। कोई बैलेंस नहीं है, 0 कोई वैल्यू होती है क्या, नहीं बेटा। मेरा कहने का मतलब क्या है, एक्चुअल में चार्ज अगर होगा तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होगा, अदरवाइज न्यूट्रल होगा। अरे अपन यही तो बोलते हैं, मैंने कहा सोडियम पर कोई चार्ज नहीं है, यस और नो, या अपन बोलेंगे न्यूट्रल है। बात समझ में आ गई क्या। तो ये ध्यान रखना क्या बोल रहा है, द मिनिमम रियल चार्ज और एनी पार्टिकल विच कैन एग्जिस्ट। हमें पता है किसी पार्टिकल पर अगर कोई रियल चार्ज होगा वो कितना होगा, चार्ज अगर होगा तो अब सभी डाटा देखेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल आना चाहिए, तो कौन सा होगा बेटा, फर्स्ट होगा। समझ में आ गया प्रिंस, यस और नो। 70, चलो बेटा 70 में देखो क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात करा बेटा, इसमें कॉन्फ़िगरेशन देखे तो Fe का लफड़ा ही दे रखा है बच्चों। Fe में क्या होता है बेटा एक्चुअल में, देखो बच्चों कैसे होता है, देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड। तो आपने जो रूल्स पढ़े बेटा सब सेल को फिल करने के, ऑर्बिटल को फिल करने के, उसी पर बेस्ड है ये। देखो समझना इस चीज को। देखो Fe की अपन बात करते हैं। Fe एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 26, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 26 होंगे बेटा। क्लियर है। अब रूल के अकॉर्डिंग अगर इसका मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर क्या आता है बेटा 3d और 4s2। 26 है ना, तो यहां तक तो कितने हो गए 18 8 2 20, इसमें कितने आ गए 26। यस और नो, बात समझ में आई क्या। अरे यहां तक तो ये बताओ बेटा फुलफिल्ड है या नहीं है। अरे यहां तक तो सभी पेड है या नहीं है। मुझे किसमें देखने है बेटा, अनपेड वाली कंडीशन देखनी है। अनपेड वाली कंडीशन देखनी है तो ये भी हमें पता है पेड है, इसका लफड़ा भी खत्म। तो डी की मैं बात करूं, देखो इसको अगर मैं डिस्कस करूं तो डी में मुझे पता है बच्चों कितने ऑर्बिटल होते हैं। अरे डी में 5 होते हैं या नहीं होते, यस और नो, डी में 5 होते हैं। तो क्या करूंगा बच्चों, मुझे इलेक्ट्रॉन कितने फील करने 6, ऊपर 6 लिखा है बेटा। तो सबसे पहले रूल क्या है, अगर आपके पास 5 ऑर्बिटल है तो सभी में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फील कर दो। क्लियर है। तो सभी में ये मान लो एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक एक एक, कितने हो गए, अरे 5 हो गए बेटा। और मुझे 6 करने हैं, अब पेयरिंग स्टार्ट होगी। समझ में आ रहा है, क्लियर है। इसका मतलब ये बताओ अनपेड कितने हो गए, इसमें 4 हो गए बेटा। चलो इसका मतलब Fe में तो कितने आ गए 4 हो गए। अब मैं बात करूं किसकी, दूसरा मुझे ऑप्शन क्या दे रखा है Fe+2 दे रखा है। Fe+2, Fe+2 कब बनेगा बच्चों, जब 2 इलेक्ट्रॉन है लॉस कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो कौन से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा बेटा, अरे S वाले लॉस करेगा नहीं करेगा, यस और नो, S वाले लॉस करेगा। तब भी हमें पता है Fe+2 में क्या होगा D6 वाला, 3d6 के अकॉर्डिंग करेंगे तो भी अनपेड कितने हैं 4 है, यस और नो, क्लियर है। ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों किसकी, Fe+3 पर आते हैं। Fe+3 का मतलब क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करे, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा बच्चों। 2 तो ये लॉस कर देगा, एक इसमें से लॉस करेगा, कितने बच गए 5। और अगर 5 होंगे तो ये बताओ अनपेड कितने हो गए 5। इसका मतलब ये मोर करेक्ट लग रहा है। क्लियर है। चलो एक ऑप्शन और चेक कर लेते हैं, Fe+4। Fe+4 की बात करें, Fe+4 का मतलब क्या है बेटा, टोटल में कितने डोनेट करेगा 4 डोनेट करेगा। 4 डोनेट करेगा बेटा, 2 तो इसमें से गए 2 इसमें से गए, इसका मतलब 3d4 तो बच गए, 3d4 बच गए तो 1 2 3 4 ये हटा दो, काम खत्म। कितने अनपेड बच गए 4। समझ में आ रहा है। इसका मतलब मैक्सिमम किस में आ गए, समझ में आ गया। कोई डाउट, ये क्वेश्चन आता था पर ऑप्शन नहीं समझ आ रहा था, अब समझ में आ गया बेटा, यस और नो। अब तो क्लियर है।
प्रिंस, छवि, तुम्हारी समझ में आया बेटा? रेहान, लविश, गुड़िया, बात समझ में आ गई बेटा? चलो चलो आगे चलो, 73 तक और कोई डाउट? 73 अब तो क्रिस्टल क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलो, 88 तक कोई डाउट? 88, एक तो बेटा 84 के क्वेश्चन में करेक्शन है, ये कर लेना। 84 का देखो बेटा क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये बच्चे ने पूछा था, देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम मास ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। इसका आंसर देखो क्या बोल रहा है 84 में सेकंड दे रखा न्यूट्रॉन। गलत है बेटा, हमें पता है न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मास में तो बहुत डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रॉन का मास किसके इक्वल होता है? पॉजिट्रॉन, याद है ना? मैंने कहा था पॉजिट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के इक्वल, क्योंकि पॉजिटिव पार्टिकल ही एटॉमिक के शुरू में पढ़ा होगा, बीटाट्रॉन पॉजिट्रॉन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा। पॉजिट्रॉन चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है, लेकिन मास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर ही होते हैं। बीटाट्रॉन यानी बीटा नेगेटिव, और पॉजिट्रॉन यानी बीटा पॉजिटिव। सिंपल वे में फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, इस बात को अच्छे से सुन लेना, ध्यान रखना, कंफ्यूज करवाएगा। लेकिन इजी वे में ध्यान क्या रखना है, इस पे नेगेटिव चार्ज है तो इसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर, इस पर पॉजिटिव है तो इसका चार्ज क्या? प्रोटॉन के चार्ज के बराबर, और दोनों का मास क्या? इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर, क्योंकि इनका मास भी बहुत नेग्लिजिबल होता है। समझ में आ गया? तो 84 में कौन सा आएगा बेटा? थर्ड आएगा, थर्ड कर लेना। 84 का बेटा थर्ड आंसर कर लेना। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, चलो 88 तक और कोई डाउट इस पेज पर? 88 तक और कोई डाउट? 88 तक और कोई डाउट? और कोई डाउट? एटी 88 तक चलो बेटा, आगे चलो, आगे चलो बेटा 100 तक, नेक्स्ट पेज पर। हाँ बेटा 94, चलो बेटा 94 देखो बच्चे ने पूछा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर डिफाइंस। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या डिफाइन करता है? तो बच्चों देखो पहला क्या बोल रहा है, E/m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ना बेटा, हमें पता है स्पेसिफिक चार्ज को रिप्रेजेंट करता है क्या? नो। सेकंड क्या बोला, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गलत है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है ये तो S रिप्रेजेंट करता है। थर्ड क्या बोल रहा है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, एग्जाम में कई बार क्या होता है, आपको मोर करेक्ट देख के चूज करना पड़ता है। बात समझ में आई क्या? क्या करना पड़ता है बेटा? मोर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आपको हर पार्ट में मिलेंगे, या तो आपको दो ऑप्शन सही लगेंगे, दोनों में से मोर करेक्ट कौन सा है, या फिर ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि 100% तो चारों ही करेक्ट नहीं है। क्लियर है? तो आप ऐसा नहीं अपनी तरफ से पांचवा नन लिख के पांचवा ऑप्शन भर दो ओमर शीट में, ऐसा नहीं बेटा। कहने का मतलब क्या है, या तो दो ऑप्शन सही मिलेंगे या चारों ऑप्शन 100% करेक्ट नहीं है। लेकिन ऐसी कंडीशन अगर आ जाए, जो मैंने दो कंडीशन बोली उसमें मोर करेक्ट कौन सा है, ये कंडीशन आ जाए तो हमेशा क्या करना, मोर करेक्ट देखना बेटा। कैसे? पॉसिबिलिटी देखनी है किसके होने के सही पॉसिबिलिटी कौन सी है, नियरेस्ट वाला देखना। कैसे? एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें पता है स्पेसिफिक चार्ज को रिप्रेजेंट करता है क्या बच्चों? नो, साफ साफ रॉन्ग है। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरे स्पिन को रिप्रेजेंट करता है क्या? नो, ये एस रिप्रेजेंट करता है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मे बी अभी श्योर नहीं है, मैं इसको होल्ड कर रहा हूं बेटा, मे बी। अगर इससे ज्यादा करेक्ट और कोई ऑप्शन होगा तो अपन वो करेंगे, अदरवाइज ये करेंगे। क्लियर है? मे बी, मैंने श्योर नहीं बोला है। फोर्थ क्या बोला, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको याद है, मैंने लिखा था n(n+2), यस और नो? तो मैग्नेटिक मोमेंट है, याद है ना, बोर मैग्नेटॉन, यस और नो? मैग्नेटिक मोमेंट में तो n आता है, n क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसका मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। हाँ, मोर करेक्ट तो क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, लेकिन इसने क्या दे रखा है, एंगुलर मोमेंटम दे रखा, तो मे बी ऑर्बिटल वाला भी कंसीडर कर सकता है। समझ में आ रहा है, यस और नो? तो मोर करेक्ट कौन सा होगा बेटा? थर्ड वाला। वैसे तो क्योंकि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ तो 100% इनकरेक्ट है। समझ में आ गया? थर्ड वाले में बस इतना सा एरर है, इसने साथ में ऑर्बिटल बोल के श्योर नहीं किया है। बाकी एंगुलर मोमेंटम का टाइप तो ये भी है। समझ में आ रहा है, यस और नो? क्लियर है बेटा? चलो, तो ये ध्यान रखना, मोर करेक्ट देख के करना पड़ता है, कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ये ध्यान रखना। 95, 96, 100 तक कोई डाउट बेटा इस पेज पर? 100 तक कोई डाउट? आगे बढ़े 116 तक, नेक्स्ट पेज पे चलो बेटा। 101 से लेकर 116 तक कोई डाउट? 116 तक
ओरिएंटेशन एम रिप्रेजेंट करता है। अरे बेटा ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, कौन कौन सी एक्सिस के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कौन बताता है, एम बताता है। बच्चों हमेशा ध्यान रखना। कैसे, मैंने क्या कहा बेटा, जैसे एल सबसेल की बात करें, एल सबसेल के लिए हमें पता, जैसे पी की मैं बात करूं, पी के लिए एल कितना होता है 1, तो मुझे पता है एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 से 0 फिर +1। अब ये ध्यान रखना, कुछ नहीं बोले, एक्चुअल में एम क्या करता है, ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। कैसे, इसका मतलब पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होंगे, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होंगे, पीएक्स मैंने कहा बीच वाला क्या होगा पीजेड, ये ध्यान रखना, और क्या होगा ये वाला पीएक्स। कुछ नहीं बोले तो सीक्वेंस से लिख देना -1 0 +1, ठीक है। अब आपसे बोले एम की वैल्यू 0 है, इसका मतलब एम की वैल्यू 0 देखते ही आपको पता चल गया किसकी बात कर रहा है, पीजेड। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस एक्सिस पर है, जेड एक्सिस पर है। यस और नो, एम की वैल्यू क्या है, बिल्कुल बेटा एम की वैल्यू क्या है -1 है, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, पीएक्स की बात कर रहा है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है किस एक्सिस के रेस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन है, बिल्कुल। चलो आगे चलो 116 तक, 116 आगे कोई डाउट कोई बेटा, 116 तक आगे चलो। 131 131 नेक्स्ट पेज पे चलो। 147 135 बच्चों देखो क्या बोल रहा है, नेचर ऑफ एनोड रेज डिपेंड्स ऑन, बच्चों देखो एनोड रेज, अच्छा 23 24 क्या, बिल्कुल बेटा देखते हैं। पहले ये देखो 135 स्टार्ट कर रहे हैं क्या, अरे एनोड रेज की नेचर किस पे डिपेंड करती है, गैस के नेचर पर डिपेंड करती है, नहीं करती। अपने क्या कहा, एनोड रेज क्या होती है बेटा, नाम सुना ना, कैथोड रेज एनोड रेज। स्टार्टिंग में हमें पता है जो थॉमसन और गोल्डस्टीन वाला एक्सपेरिमेंट था, तो उन्होंने क्या कहा था, एक कांच की ट्यूब होती है, कांच की ट्यूब में क्या करते हैं, गैस फिल करते हैं, और ये गैसेस क्या करते हैं, गैसेज एटम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस करते हैं। यस और नो, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ग्रुप ही तो क्या बनाता है, कैथोड रेज बनाता है। यस और नो, कैथोड रेज तो हमें पता है सभी एटम से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, तो हमें पता है सभी से बनने वाली कैथोड रेज क्या होगी, सेम ही होगी। कैथोड रेज सेम है तो सभी अलग अलग गैसेस के लिए कैथोड रेज सेम है, तो उसका स्पेसिफिक चार्ज भी क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है। लेकिन एनोड रेज हमने किसको बोला बेटा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के बाद सीधी सी बात है, अगर नेगेटिव चार्ज अगर एटम रिलीज करेगा तो खुद पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज यानी कैटायन बनेंगे। ये जो कैटायन का ग्रुप होता है बेटा, इसको अपन ने क्या बोला था, एनोड रेज। यस और नो, डिफरेंट गैस से बनने वाले हमें पता है एनोड रेज अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी या नहीं होगी, क्योंकि डिफरेंट गैस से बनने वाले कैटायन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे बेटा। यस और नो, जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन है तो H+, हीलियम है तो He+। यस और नो, तो डिफरेंट गैस से बनने वाले कैटायन अगर डिफरेंट होंगे तो कैटायन से तो एनोड रेज बनती है, तो एनोड रेज क्या होगी, डिफरेंट। तो हमें पता है इसका मतलब गैस चेंज होने पर एनोड रेज भी चेंज हो गई, इसका मतलब एनोड रेज गैस पे डिपेंड कर रही है, नहीं कर रही है, कर रही बेटा, यही अपने लिखा है। तो क्या होगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, नेचर ऑफ रेजिडुअल गैस, बिल्कुल बेटा गैस पे डिपेंड करती है। नेचर ऑफ डिस्चार्जिंग ट्यूब, ये तो एपरेटस था, इसका मतलब किस पे डिपेंड नहीं करेगी, डिपेंड करेगी, डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करती है, गैस पे डिपेंड करेगी। क्लियर है। बच्चों ने बोला है 123 एंड 24, चलो बेटा पीछे चलो, 123 एंड 24 का आंसर देखते हैं। 123 में क्या बोल रहा है, A 200 ग्राम गोल्फ बॉल इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर आवर। बच्चों मैंने क्या देखा था, बस यूनिट का लफड़ा दे दिया। इसमें आपको बेटा मास क्या दे रखा है, बॉल का मास आपको बोला है 200 ग्राम, यूनिट वाला इसलिए तो बताया था बेटा, फॉर्मूला आपको याद है, लेकिन यूनिट वाला नहीं आता तो कर नहीं पाओगे। क्लियर है। और बच्चों देखो v आपको क्या दे रखा है, स्पीड कितनी दे रखी है, 5 मीटर पर आवर दे रखा है, लेकिन मुझे क्या लेना, मीटर पर सेकंड। यस और नो, इसका मतलब क्या करेंगे, पर आवर में इतनी, इसका मतलब इसे पहले मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा, यस और नो, और फिर इसे सेकंड में कन्वर्ट करूंगा या नहीं करूंगा, इसका मतलब स्पीड को किस में लेके आऊंगा, मीटर पर सेकंड। क्लियर है। ये मेरे पास मीटर पर सेकंड में आ गया, तो मीटर है MKS मीटर, तो मास को किस में लेना बेटा, किलोग्राम में, तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके किलोग्राम में लेंगे या नहीं लेंगे, यस और नो। तो क्या करेंगे बेटा, बस यूनिट का लफड़ा है, पहले क्या करना, इसको मीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में लेके आना है, और जो आपको ग्राम में मास देगा इसको क्या लेना है, किलोग्राम में, MKS वाली यूनिट यूज करनी है बेटा। क्लियर है। चलो आगे कौन सा बोला था, 124 क्या, 24 में क्या बोला बच्चों,
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द लाइट बोथ एज ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल एज ए वेव मोशन। बच्चों क्या कहा था, लाइट वेव और पार्टिकल दोनों की नेचर में होती है, यानी ड्यूअल नेचर की बात कर रहा है। ड्यूअल नेचर किसने बताया था, अरे क्वांटम मॉडल में आया था नहीं आया था, क्वांटम मॉडल में डी ब्रोगली, यस और नो। और लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी क्या है, अरे डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ही तो है इनडायरेक्टली, तो सेकंड हो गया, यस और नो। बात समझ में आ गई। चलो 142 में क्या बोल रहा है, बॉल का वेवलेंथ पूछ रहा है, पर बॉल तो मैक्रो पार्टिकल है तो इसके वेवलेंथ थोड़ी होगी। 142 क्या देखते हैं बच्चों, क्या करना है। इसने क्या बोला है, एक क्रिकेट बॉल इज 0.5 किलोग्राम मूविंग विद वेलोसिटी, ये दे रखा है द वेवलेंथ एसोसिएट विद ए मोशन। बच्चों इसीलिए तो कहते हैं अपन ऑप्शन चेक करके करते हैं। अगर आपको ऑप्शन नन वाला होता तो शायद नन वाला करते, लेकिन नन का ऑप्शन नहीं है, हमें पता है 4 डाटा हमें दे रखे हैं तो उनमें से कोई एक चूज करना है, यस और नो। बात समझ में आई क्या। तो क्या करना है बच्चों, मास आपको दे रखा है, स्पीड आपको वेलोसिटी दे रखी है, इससे मेरे पास लैम्डा आएगा नहीं आएगा, यस और नो। इसने बोल दे दिया, और भी कोई पार्टिकल बोल देता, चल के नन का ऑप्शन इसने दे नहीं रखा कि मैक्रो पार्टिकल है तो कैन नॉट बी कैलकुलेटेड है, ऐसा कुछ दे नहीं रखा है। चारों डाटा दे रखे, मतलब सोल्व करके वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, यस और नो। क्लियर है, आगे चलो 47 तक, 147 तक को डाउट बेटा, 147 तक, 147 तक को डाउट। आगे चलो बेटा 162 तक को डाउट, 162 तक। नेक्स्ट पेज पे चलो बेटा 175 तक, 175 तक, 160 क्या, चलो बेटा देखते हैं 160 क्या बोल रहा है। 160 बेटा बहुत स्लो चलते हो, बोला ना इस पेज पे कोई डाउट है क्या। 160 क्या बोल रहा है, द मोस्ट प्रोबेबल रेडियस इन पिकोमीटर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन ऑफ He+। बेटा हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम हमें पता है बेटा कितने नंबर पर आता है, अरे एटॉमिक नंबर क्या होता है 2, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2, लेकिन He+ है तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 1, और 1 इलेक्ट्रॉन है तो कौन सी सेल में होगा, फर्स्ट सेल में होगा। इसका मतलब रेडियस का कॉन्सेप्ट लगा दो बेटा, हमें पता है Rn इसको क्या करते हैं 0.529 मल्टीप्लाई बाई n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रम। और अपन ने क्या कहा बच्चों, n की वैल्यू कितनी लेनी है, ये 1 हो जाएगा, ये कितना होता है 2, लेकिन ये एंगस्ट्रम में आ रहा है और हमें ऑप्शन किस में पूछा है, पिकोमीटर में। तो बच्चों देखो क्या करेंगे, 1 एंगस्ट्रम जो होता है ये 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, यस और नो। और 1 पिकोमीटर जो होता है ये 10⁻12 मीटर। इसको मुझे कंपेयर करना है तो ये बताओ रेशियो कर दो, यस और नो। अरे से सिंपल मैथमेटिक है, इसे कंपेयर ना कर पाओ तो रेशियो कर दो बेटा। ये बताओ 10⁻2 पर आएगा नहीं आएगा, तो 1 एंगस्ट्रम क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके जाओ 100 पिकोमीटर होगा या नहीं होगा, यस और नो। बात खत्म, पिकोमीटर में आ जाएगा। छवि बात समझ में आ गई बेटा, यस और नो, यस और नो, क्लियर है। तो देखो बेटा यहाँ पे अपॉन में 2 करेंगे तो इसका हाफ आएगा, 0.26 समथिंग आएगा बेटा, और हमें पता 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, यस और नो। अरे जेड से डिवाइड करें बेटा, बोर मॉडल में पढ़ा होगा ये रेडियस का कॉन्सेप्ट। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे 0.26 समथिंग आएगा नहीं आएगा, और 0.26 को पिकोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 26 हो जाएगा। थर्ड आंसर हो जाएगा, शायद 160 है ना थर्ड आंसर, समझ में आ गया। चलो आगे बोलो, नेक्स्ट पेज पर 175 तक, 175 तक, 175 तक आगे बढ़े। छवि, प्रिंस, अभिषेक, चलो आगे चलो बेटा 188, नेक्स्ट पेज पे चलो 188 तक को डाउट, 188 तक, 188 तक को डाउट, क्लियर है, को डाउट। 181 वाला क्या, चलो बेटा 181 वाला देखते हैं क्या बोल रहा है 181 में।
एन एटम एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद स्पीड इक्वल टू ये दे रखा मीटर पर सेकंड, विद एन एक्यूरेसी इक्वल टू ये दे रखा सर्टेनिटी विद विच ऑफ द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी लोकेटेड इक्वल टू तुम्हें ये दे रखा बच्चों, तुम्हें मास वेलोसिटी सब दे रखा है, इसमें तुम्हें परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है। और एक बात जरूर ध्यान रखना बच्चों, ठीक है, बच्चा दिमाग क्या लगाता है बेटा, इतनी एक्यूरेसी दे रखी है, इतनी एक्यूरेसी दे रखी है, तो आपको क्या करना है, जो परसेंटेज वैल्यू होती है बच्चों वही मान के आंसर देना। ध्यान रखना, बच्चा क्या सोचेगा, इतनी एक्यूरेसी आ गई तो इसका माइनस कर दूंगा 100 में से, वो एरर आ जाएगा। नहीं बेटा, आपको जो परसेंटेज दे रखा है एग्जैक्ट वी दे रखा है, ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया भी था, और इसका इतना परसेंट कैलकुलेट करोगे तो आपके पास डेल वी आ जाएगा। यस और नो? बस अब आपको क्या करना है, वी आपको दे रखा है, इससे डेल वी आ गया, मास आपको दे रखा है, उससे डेल एक्स आएगा नहीं आएगा, डेल एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल पी की जगह क्या लिखूंगा, एम डेल वी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो एम की वैल्यू दे रखी है, वी दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है, वी का इतना परसेंट निकालोगे तो डेल वी आ जाएगा, एच अपॉन 4 पाई पता ही है तो डेल एक्स आ जाएगा। यस और नो? अभिषेक चलो 188 तक और को डाउट, 188 तक और 192 यहां तक को डाउट। बेटा एक क्वेश्चन में और करेक्शन था शायद, एक क्वेश्चन के आंसर में और करेक्शन है, एक सेकंड, एक क्वेश्चन के और आंसर करेक्शन है 120 क्या, एक तो बेटा 84 में तो अपन ने थर्ड कर ही लिया, 84 वाला कर लिया ना, एक बेटा देखो 120 वाला और देखो, 120 में देखो क्या करना है, 120 क्वेश्चन देखो बच्चों एक बार, अच्छा हाँ 120 वाला और देखो देखो 120 में क्या बोला बेटा, फॉर द डम्बल शेप ऑर्बिटल द वैल्यू ऑफ एल इज, पहली बात तो ये बताओ डम्बल शेप किसकी होती है, पी की होती है, यस और नो? अरे डम्बल शेप किसकी होती है, पी की, पी के लिए एल कितना होगा, बात समझ में आई क्या? और बच्चों देखो इसमें क्या दे रखा है, 120 में आंसर दे रखा 4 यानी 2, जबकि होगा कितना, वैल्यू 1 आती है यानी ऑप्शन कौन सा, सेकंड, तो 120 में कौन सा कर लेना, सेकंड कर लेना। समझ में आ गया? तो ये दो करेक्शन कर लेना बेटा, 84 में थर्ड और 120 में सेकंड आंसर। समझ में आ रहा है, क्लियर है, को डाउट? चलो बेटा ये अपनी कॉपी चैप्टर कंप्लीट है, क्वेश्चन बैंक कंप्लीट है, और को डाउट? 188 की बात करते हैं बच्चों, देखो 188 में क्या बोल रहा है, द बेस्ड ऑन इक्वेशन, आपको बेटा एनर्जी वाला जो फॉर्मूला उसको क्या जूल में कन्वर्ट करके दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलो। सर्टेन कंक्लूजन्स आर रिटन, कुछ कंक्लूजन लिखे गए, विच ऑफ देम इज नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है वो हमें पूछ रहा है बच्चों। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन देखो, यानी इनकरेक्ट हमें पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट मतलब किसकी बात कर रहा है, इनकरेक्ट की बात कर रहा है बच्चों। ठीक है चलो ऑप्शन देखते हैं क्या बोल रहा है, द नेगेटिव साइन इन इक्वेशन सिंपली मीन्स दैट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाउंड द न्यूक्लियस is lower than it would be the electron were at the infinite distance of nucleus। बिल्कुल बेटा बात सही है, क्या बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन में, इसमें क्या बोल रहा है, नेगेटिव साइन इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंडेड फॉर्म में है, अट्रैक्शन फोर्स से बाउंडेड फॉर्म में है, और इसकी एनर्जी फर्स्ट सेल में लोवेस्ट, यानी फर्स्ट सेल में एनर्जी क्या होगी, इनफाइनाइट वाली से कम होगी। यस और नो? अरे सिंपल सी बात है, जैसे सेल बढ़ता है एनर्जी बढ़ती नहीं बढ़ती, तो फर्स्ट वाली सबसे कम होगी। यस और नो? यानी ये बात ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, लार्जर द वैल्यू ऑफ एन लार्जर द ऑर्बिट रेडियस, एन इंक्रीज होगा तो आर इंक्रीज होगा नहीं होगा, अरे रेडियस और सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी सही है। थर्ड क्या बोल रहा है, इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी व्हेन द इलेक्ट्रॉन चेंज ऑर्बिट। हमें पता है एक पर्टिकुलर सेल के रेस्पेक्ट में एनर्जी का फॉर्मूला था, उसी की हेल्प से तो हम क्या करते हैं, दो अलग अलग सेल का एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला कैलकुलेट किया था। यस और नो? यही तो बोल रहा है। इस फॉर्मूले को आप क्या करोगे, दो अलग अलग सेल के लिए अप्लाई करके उनका एनर्जी डिफरेंस देख सकते हो, नहीं देख सकते हो। चलो फोर्थ ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है, फॉर n इक्वल टू 1 द इलेक्ट्रॉन हैज मोर नेगेटिव एनर्जी देन इट डज ऑफ n इक्वल टू 6। यहां तक बात ठीक है, अच्छे सुनना बच्चों, मैंने क्या बोला है, अरे फर्स्ट की एनर्जी जैसे अपने कहा था बेटा -13.6, यस और नो, और 6 की कितनी होती है -0.38, यस और नो। इसने क्या बोला देखो, n इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन हैज ए मोर नेगेटिव एनर्जी देन इट डज फॉर n इक्वल टू 6, यानी n इक्वल टू 6 के लिए जितनी एनर्जी होगी n की इक्वल टू 1 के लिए क्या होगी, नेगेटिव में ज्यादा होगी, मोर नेगेटिव। वैसे तो कम होगी लेकिन नेगेटिव में क्या होगी, ज्यादा होगी बेटा। आगे चलो, which means that the electron is more loosely bounded in the smallest or allowed orbit। no,
हमें पता है नेगेटिव में ज्यादा जरूर है, एक्चुअल में एनर्जी कम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को यहां से फ्री करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? प्लस 13.6। यहां से इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए कितनी देनी पड़ेगी? प्लस 0.38। फ्री करने का मतलब है फाइनली उसकी एनर्जी को जीरो कर देना बेटा, यानी न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से फ्री हो जाए, वो इनफाइनाइट में चला जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है क्या? इसका मतलब है फर्स्ट सेल से मुझे इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी बेटा? प्लस 13.6, यस और नो। और 6 वाले से करने के लिए कितनी देनी पड़ेगी? प्लस 3.8, प्लस 0.38, यस और नो। इसका मतलब ये बताओ ज्यादा एनर्जी किस में देनी पड़ेगी, फर्स्ट सेल में या 6 सेल में? ये बताओ तो फर्स्ट सेल में 6 के कंपैरिजन में लूजली बाउंडेड है या स्ट्रांगली बाउंडेड है? स्ट्रांगली बाउंडेड है, तभी तो फर्स्ट से रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। समझ में आ गया बेटा? इसने क्या बोला, आधी लाइन इसने सही बोली है कि फर्स्ट सेल की एनर्जी सेकंड के कंपैरिजन में मोर नेगेटिव होती है, नेगेटिव में ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से रिमूव करने के लिए क्या कम एनर्जी देनी पड़ेगी, जबकि गलत है। यस और नो? अरे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी तो हमें पता माइनस 13.6 है, इसको जीरो करने के लिए क्या प्लस 13.6 एनर्जी देंगे, तब उसकी एनर्जी जीरो होगी, यानी न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से फ्री हो जाएगा। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या? फोर्थ आंसर क्या है बेटा? आधा गलत था, आधा स्टार्टिंग का सही था, बाकी आधा क्या है? गलत है। कौन सा आंसर हो गया? इनकरेक्ट ही पूछा है, यानी फोर्थ वाला। स्टार मार्क लेना इस क्वेश्चन को। छवि 88 समझ में आ गया? चलो 172 क्या बोल रहा है बच्चों, देखो। चलो 172 देखो बेटा क्या बोल रहा है, ए मेटल सरफेस इज एक्सपोज टू सोलर रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली बात हमने बोली थी बच्चों, वो कॉन्सेप्ट है। क्या बोल रहा है? द एमिटेड इलेक्ट्रॉन हैव एनर्जी लेस देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी, द एमिटेड इलेक्ट्रॉन हैव एनर्जी लेस देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। बच्चों देखो क्या बोल रहा है, एमिटेड इलेक्ट्रॉन हैव एनर्जी लेस देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। बात सही है, हमें पता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फॉर्मूला लिखाया था। अरे सीधी सी बात है, फोटो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी, ये बताओ आने वाली इंसिडेंट लाइट है उसकी एनर्जी से ज्यादा हो सकती है क्या? नो। इंसिडेंट लाइट में से कुछ एनर्जी वर्क फंक्शन की फॉर्म में यूज हो जाएगी, उसके बाद तो क्या होगा, बाकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफर होगा। यस और नो? फर्स्ट ने क्या बोला है? ये बोला है बच्चों फर्स्ट ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है इंसिडेंट लाइट की एनर्जी से क्या होगी, कम होगी, जो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। यस और नो? अरे फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की जितनी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी नहीं होगी, और ये जितनी ज्यादा होगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटा नाम सुना है, उस कॉन्सेप्ट का बेटा। बात समझ में आ गई क्या? यानी ये बात तो सही है। सेकंड क्या बोला है, द एमिटेड इलेक्ट्रॉन हैव एनर्जी लेस देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। काम खत्म, गलत हो गया। मैंने क्या कहा था, इंटेंसिटी पे तो नंबर ऑफ फोटो एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड करते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन का नंबर इंटेंसिटी पर और एनर्जी किस पर, फ्रीक्वेंसी पर। यस और नो? समझ में आ गया सभी? मैंने क्या बोला, सेकंड वाला गलत हो गया क्योंकि इंटेंसिटी की बात कर रहा है बच्चों ये। थर्ड क्या बोल रहा है, द एमिटेड इलेक्ट्रॉन हैव जीरो एनर्जी, ऐसा तो कुछ श्योर नहीं है बेटा। अच्छा इसने सोलर सिस्टम एक्सपोज करेक्ट वाला बोला, तो सेकंड क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, और थर्ड भी इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ क्या बोला, द एमिटेड इलेक्ट्रॉन हैव एनर्जी इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट लाइट। जरूरी है क्या, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी और ये इंसिडेंट की एनर्जी इक्वल हो? यस और नो? अरे नो बेटा, रॉन्ग है। कौन सा करेक्ट हो गया, फर्स्ट। प्रिंस समझ में आ गया? यस और नो? 172 में भी फर्स्ट ही होगा, बिल्कुल क्लियर है। और को डाउट? और को डाउट? काम खत्म? यस और नो? चलो बेटा ये शीट लो। चलो बेटा, क्रिस्टल क्लियर सर, क्रिस्टल क्लियर है, क्लियर। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो नोटबुक निकालो, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नोटबुक निकालो बेटा, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं।
चलो बेटा स्टार्ट करें। चलो एक बात ध्यान रखना बेटा, अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर मेरी तरफ से तो कंप्लीट है, लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, काफी कोशिश की है, चाहे क्वेश्चन बैंक हो चाहे कॉपी, कहीं सिंगल डाउट नहीं रहेगा और अपनी कॉपी से सिंगल वर्ड बाहर नहीं आएगा। आपने कितने क्वेश्चन सोल्व करके देखे हैं, शायद ही कोई ऐसा होगा। और ऐसा नहीं कि अपना क्वेश्चन बैंक है, अपना क्वेश्चन बैंक तो मैंने अब देखा है, मैंने तैयारी करवाया था, आपको मैंने बंटवाया तब मैंने देखा सोल्व कैसे के क्वेश्चन है। लेकिन ध्यान रखना, कैसे भी क्वेश्चन आप सोल्व कर लेना, कहीं से XYZ इसी कोचिंग का क्वेश्चन बैंक सोल्व कर लेना, हर क्वेश्चन हो जाएगा, मस्त रहो तुम, ठीक है। बस कॉपी में जो लिखा दिया वो तुम्हारी एक एक चीज वर्ड टिप्स पे होना चाहिए, ऐसा हो तो ये करना, वैसा हो तो ये करना है। बात समझ में आई क्या? एक छोटी छोटी चीज मैंने बताई है। फर्स्ट टेस्ट में सारा चैप्टर दे रहे हो क्या? नहीं बेटा, अप टू रदरफोर्ड मॉडल मैंने लिखा था ना, 50% ही देंगे, क्योंकि हिंदी मीडियम का इतना ही हो पाएगा, वो बैच लेट स्टार्ट हुआ था, तो 50% है बोर मॉडल से लेके अगले टेस्ट में, ठीक है। तो संडे को अपना पेपर है बेटा, स्टार्टिंग से लेकर रदरफोर्ड मॉडल तक उसमें आएगा, ठीक है। आप दोनों को कल से मैं रिवाइज करवाना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। कल तो कॉपी जरूर कराऊंगा, तो कल शाम से रिवाइज करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है बेटा। तो रदरफोर्ड मॉडल तो अच्छे से कर ही लेना, जिन बच्चों ने पूरी क्लास ली वो पूरा चैप्टर कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट टेस्ट जब होगा 2 वीक के बाद, तब तक बाकी आगे का आप बाद में करोगे। इससे अच्छा पहले 50% तो करना ही करना है, बाकी का 50% भी रिवाइज कर लेना, ताकि कनेक्टिविटी बन जाएगी पूरे चैप्टर में क्या है, क्लियर है। और टीचर के कंप्लीट कराने से कभी चैप्टर कंप्लीट नहीं होता बेटा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, चैप्टर कंप्लीट उस दिन होगा जिस दिन हमें आने लग जाएगा। बात समझ में आई क्या? टीचर तो हर साल पूरा करवाते हैं बेटा चैप्टर, कुछ बच्चे 2-2, 3-3, 4-4 साल ड्रॉप करते हैं, वापस तैयारी करते हैं, उनको हर साल पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जिस साल उन्होंने खुद अच्छे से पढ़ लिया, टीचर ने जो बताया अच्छे से समझ लिया, उस बात को आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आए क्या? तो ये ध्यान रखना बेटा, कॉपी में क्वेश्चन बैंक में कहीं कुछ भी डाउट है वापस मुझे पूछ लेना, आ गया समझ में? एक बार नहीं 10 बार पूछ लेना क्लास के अलावा एक्स्ट्रा टाइम में, ये कैसे हो वो कैसे हो, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ये चैप्टर खत्म हो गया तो ये डाउट अभी क्लियर करने बेटा आपको 1-2 दिन के अंदर ही, ताकि नया चैप्टर स्टार्ट हो। नए चैप्टर में बच्चों पिछले वाले चैप्टर के डाउट एकदम कंप्लीट होने चाहिए कि मेरे सारे डाउट क्लियर है, अब पीछे वाले चैप्टर का कोई बर्डन नहीं है। बात समझ में आए क्या? जब भी मेरा टेस्ट होगा 2-3 दिन में मैं रिवाइज कर लूंगा। अब आज जैसे नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया तो फोकस होना चाहिए नए चैप्टर पर, क्लियर है। तो अभी आपके पास टाइम है, अभी आपको मैक्सिमम चीजें पता है कि इस चैप्टर में मुझे क्या आता है क्या नहीं आता। जो डाउट हो वापस पूछ लेना। जिस बच्चे ने कई क्लासेस बंक किए है, बिल्कुल नहीं पढ़ा, उसकी बात अलग है, लेकिन जिसने रेगुलर क्लास अटेंड करके भी कोई डाउट है तो अभी बेटा अच्छे से कॉपी रिवाइज करके मुझसे हेल्प लेकर डाउट क्लियर कर लेना, ताकि नए चैप्टर पर अच्छे से फोकस कर सको। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? तो तुम दोनों को बता दिया मैंने, कल जरूर करवा के कल शाम से अपन रिवीजन स्टार्ट कर देंगे बेटा, क्लियर है। बाकी ये जो नया चैप्टर स्टार्ट करें इसके फेयर नोट्स स्टार्ट कर देना बेटा, 0 से स्टार्ट हो रहा चैप्टर, क्लियर है। चलो बेटा तो बात स्टार्ट करते हैं बेटा नए चैप्टर की। अपना फिजिकल केमिस्ट्री का एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा, हेडिंग लिखो रेडॉक्स रिएक्शंस, हेडिंग लिखो रेडॉक्स रिएक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर अपने फिजिकल केमिस्ट्री का, जो कई चैप्टर में यूज होगा। रेडॉक्स रिएक्शन बच्चों देखो, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए बोला है, ये मैं 3 चैप्टर स्टार्टिंग ये जरूर करवाता हूं बेटा। क्या? एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडॉक्स रिएक्शन, मोल कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये 3 चैप्टर ऐसे बच्चों, इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो चीजें काम आएगी वो रेडॉक्स में यूज होगी, और रेडॉक्स में जो चीजें काम आएगी वो मोल कॉन्सेप्ट में यूज होगी, और इन तीनों चैप्टर में जो यूज होगी बाकी के सारे चैप्टर्स में यूज होगी। बात समझ में आई क्या? तो इन 3 चैप्टर ये मान लो बैकबोन है सारे मोस्ट ऑफ द केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री की तो है ही है, बाकी केमिस्ट्री में भी कई जगह काम आएगा, क्लियर है। अच्छे समझ से जाना बच्चों। देखो रेडॉक्स रिएक्शन यानी कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन, देखो बच्चों क्या होता है एक्चुअल में, समझना इस चीज को। अपन नेचर में अगर अपन बात करें बेटा, नेचर में अगर अपन बात करें तो चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो चाहे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, लिविंग नॉन लिविंग समझते हो ना। अपन जैसे लिविंग है बेटा, ठीक है, अपन खाते पीते हैं, रेस्पॉन्स देते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है, पढ़ाई करते हैं, जो भी है रेस्पॉन्स देते हैं, अपन लिविंग में आ गए। नॉन लिविंग आपको पता ही बेटा, ये बेंच है, टेबल है, चेयर है, वॉल है, कुछ भी है, ये सारे नॉन लिविंग है। तो सिंपल सी बात है, क्या लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कई रिएक्शंस ऐसी होती है जिनमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है। ओके, अब बच्चा कहेगा सर ये क्या सीन हो गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहां से आ गया? तो और भी सिंपल वे में समझो, लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कई प्रोसेस ऐसे होते हैं, कई रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, यस और नो, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना या इलेक्ट्रॉन गेन करना, क्लियर है। बच्चा कहेगा सर कैसे? तो बच्चों आपने पढ़ा होगा, जैसे अपन प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, अरे ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल, ठीक है, 10th तक की साइंस में भी आप फोटोसिंथेसिस सबसे सिंपल,
फोटोसिंथेसिस पढ़ा है ना, उसमें देखा होगा बेटा इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है नहीं होता, होता है बच्चों, वो भी होता है। ये तो हो गया लिविंग का एग्जांपल। अपन पढ़ोगे आप ग्लूकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ये सब पढ़ोगे अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी में, बायो वाले बच्चे, उसमें भी क्या होता है, अपन जब मान लो अपन फूड लेते हैं बेटा, अपन फूड लेते हैं तो हमें पता फूड का डाइजेशन होता है नहीं होता, अरे फूड का डाइजेशन होता है ना, ठीक है बेटा। उस डाइजेशन में भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, और वो एटी में जो फूड अपने डाइजेस्ट किया फिर एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद उससे एनर्जी यानी एटीपी बनती है, यस और नो। तो उसमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। तो अपने ह्यूमन बॉडी वाला या प्लांट की मैंने बात की, ये तो क्या हो गया, लिविंग में हो गया। बच्चा कहेगा सर नॉन लिविंग में ऐसा कहाँ होता है, ये वॉल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज थोड़ी करेगी, ये तो नहीं करेगी बेटा। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपन चैप्टर पढ़ेंगे, 12th की फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें आप सेल की रिएक्शन देखोगे, कैथोड और एनोड की अलग अलग रिएक्शंस आएगी, उनमें क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। समझ में आ रहा है, यानी एक पर ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। समझ में आ गया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, नेचर में अगर अपन बात करें, चाहे लिविंग सिस्टम हो चाहे नॉन लिविंग सिस्टम हो, कई सारे प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसमें रिएक्शंस कंप्लीट होती है, और इस रिएक्शंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। बात समझ में आई क्या। और ये जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, मैंने एक्सचेंज बोला है मतलब डोनेट करना, गेन करना, दोनों आ जाएंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है इसे दो टाइप से डिवाइड किया है बेटा, कुछ रिएक्शंस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, कुछ रिएक्शंस को बोलते हैं रिडक्शन। बात समझ में आ रही है बेटा। एक रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन, एक रिएक्शन कौन सी होती है, रिडक्शन। इन दोनों रिएक्शन का जो कंबाइंड फॉर्म होता है बेटा, कॉमन फॉर्म होता है, उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ रहा है, क्लियर है। कैसे बच्चों, देखो रेडॉक्स नाम से पता चल रहा है बेटा, तो क्या लिखेंगे, रिडक्शन, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, दोनों से मिलकर क्या बनता है बच्चों, ये वर्ड बना है बेटा रेडॉक्स। समझ में आ गया। इसका मतलब है अगर कोई प्रोसेस ऐसा है, जैसे मैंने क्या कहा, नेचर में कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज के बेसिस पे रिएक्शन को दो टाइप की रिएक्शन में डिवाइड किया गया है, कुछ होती है रिडक्शन और कुछ में होता है ऑक्सीडेशन। ये बच्चों कैसे होता है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या कहा, रिडक्शन का मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है कोई स्पीसीज, अपन बोलेंगे उसका रिडक्शन हो रहा है, यस और नो। क्लियर है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो अपन क्या बोलेंगे, उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर है। तो मैंने कहा जैसे इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज के बेसिस पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दो टाइप से डिवाइड करते हैं। क्लियर है। और हमें पता है दोनों से मिलकर कॉमन वर्ड बना है बेटा, क्या, रेडॉक्स है। इसका मतलब इसकी डेफिनेशन में क्या बोल सकता हूं, द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ प्रोसेस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शंस, यस और नो। यानी वो रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस क्या होते हैं, एक साथ कंप्लीट होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, यस और नो। क्लियर है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो बेटा देखो समझना, एग्जांपल से समझो। जैसे मैंने ये लिखा है बेटा H2, ठीक है, गैस में किसमें, ये छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लिखा है बेटा H2, एक मैंने लिखा है बेटा Cl2। क्लियर है। ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ये जब कन्वर्ट होते हैं बच्चों तो क्या बनाते हैं, 2H प्लस और 2Cl माइनस बनाता है। क्या बनाता है बेटा, 2H प्लस और 2Cl माइनस। क्लियर है। देखो बच्चों कैसे, अब मान लो H2 क्या हो रहा है, H प्लस में कन्वर्ट हो गया, H2 क्या हो रहा है, H प्लस में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब हाइड्रोजन पहले न्यूट्रल में था, अब क्या आ रहा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, प्लस आ रहा नहीं आ रहा। हमें पता है किसी स्पीसीज किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज कब आता है, इलेक्ट्रॉन के लॉस करने से या गेन करने से, लॉस करने से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाला होता है। नेगेटिव चार्ज का लॉस करेगा, बदले में खुद पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब हाइड्रोजन देखो जीरो से फिलहाल कोई चार्ज है क्या, नहीं बेटा। यहाँ जीरो से किस में आ रहा है, +1 में। यहाँ पर कोई चार्ज है क्या, कुछ नहीं है, मतलब जीरो है। इसका मतलब न्यूट्रल से जीरो से प्लस में आ रहा है। जीरो से प्लस में कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, यस और नो। इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब मैं क्या कहूंगा, हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा, यस और नो। क्लियर है। अब इस रिएक्शन में देखो बच्चों, क्लोरीन में क्या चेंज हो रहा है, क्लोरीन जीरो से किस में कन्वर्ट हो रहा है, -1 की बात कर रहा है बच्चों। तो देखो -1 हमें पता है जीरो से -1 कब होगा, जब हमें पता है बच्चों जीरो से -1 की बात कर रहा है। इसका मतलब न्यूट्रल से माइनस चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है।
अपन बोलते हैं ऑक्सीजन O-2, अरे इलेक्ट्रॉन गेन ही तो करता है बच्चों अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यस और नो। इसका मतलब यहाँ पर क्लोरीन क्या कर रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिडक्शन। इसका मतलब ये बताओ इसी रिएक्शन में क्या हो रहा है, दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो रहे हैं। इस रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं दो मॉलिक्यूल, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और इस प्रोसेस में दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो रहे हैं। इसका मतलब ये बताओ इस रिएक्शन को मैं क्या बोल सकता हूँ, रेडॉक्स रिएक्शन बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ, यस और नो। क्लियर है, कोई डाउट? तो पहली बात तो हमने जो हेडिंग लिखी है उसका मीनिंग क्या बेटा, समझ में आ गया। यानी नेचर में कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, उनको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, उनको रिडक्शन बोलेंगे। और जिन रिएक्शन में दोनों प्रोसेस कंप्लीट होते हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस भी होता है, गेन भी होता है, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेस होते हैं, उनको मिलाकर कंबाइंडली क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ गया, क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है बेटा, नोट करो, लिखो। सबसे पहले ये लिखो, यहां तक लिखो बेटा, ये वाला सिर्फ ये रिएक्शन लिखनी बेटा, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है। डेफिनेशन लिखाऊंगा, एग्जांपल उसके बाद लिखना है। अच्छा ऊपर वाला ये लिखना बेटा, ये लिख लिया ना, ठीक है। चलो इसकी डेफिनेशन लिखो, लिखो द रिएक्शंस in which oxidation and reduction, the reactions in which oxidation and reduction, the reactions in which oxidation and reduction both process, the reaction in which oxidation and reduction both process takes place, the reactions in which oxidation and reduction both process takes place simultaneously, the reactions in which oxidation and reduction both process takes place simultaneously called as redox reactions, called as redox reactions, यानी वो रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेस एक साथ कंप्लीट होते हैं उनको क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। क्लियर है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना बच्चों, देखो बच्चा कहेगा सर ये प्लस माइनस आपने चार्ज कैसे लिख दिया। पहली बात तो रिएक्शंस का रूल क्या होता है, ध्यान रखना। केमिकल रिएक्शन का रूल क्या होता है बेटा, बिफोर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन एटम इक्वल होने चाहिए और चार्ज इक्वल होना चाहिए। मैंने क्या बोला है, बिफोर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन क्या होना चाहिए, एटम इक्वल होने चाहिए और चार्ज इक्वल होनी चाहिए। कैसे, बिफोर रिएक्शन देखो हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, आफ्टर रिएक्शन देखो कितने हो गए, 2। बिफोर रिएक्शन क्लोरीन कितना है बेटा, 2, आफ्टर रिएक्शन कितना है, 2। क्लियर है, एटम तो इक्वल है, 2 हाइड्रोजन पहले 2 हाइड्रोजन बाद में, 2 क्लोरीन पहले 2 क्लोरीन बाद में, यहां तक ठीक है। अब बात करें चार्ज की, मैंने क्या बोला, रिएक्शन का ये रूल बेटा दिमाग में सेट रख लेना, बिफोर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन एटम इक्वल होंगे और चार्ज इक्वल होगा। क्लियर है। अब चार्ज की बात करते हैं, इस हाइड्रोजन पर चार्ज कितना है, 0, इस पर कितना 0। बिफोर रिएक्शन नेट चार्ज कितना है, 0। आफ्टर रिएक्शन देखो बेटा, एक हाइड्रोजन पर +1 है तो 2 पर कितना, +2। एक क्लोरीन पर -1 तो 2 पर कितना, -2, +2 -2 नेट चार्ज कितना हो गया, 0। समझ में आ गया, बिफोर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन नेट चार्ज कितना, 0 बेटा, ये भी इक्वल है। अब बच्चा कहेगा सर इधर ध्यान दो, इस पर ये 0 कैसे आया, क्योंकि हमें पता है ये क्या सेम एटम है, अरे खुद ही है, खुद हमें पता है इलेक्ट्रॉन लॉस गेन करता है क्या, लॉस या गेन कब करता है, किसी दूसरे के साथ। आगे पढ़ेंगे इस चीज को अपन, यस और नो। अरे किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ा हो तभी तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन कर सकता है, लॉस गेन करेगा तभी तो चार्ज आएगा, यस और नो। तो यहाँ पर 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूट्रल फॉर्म में है, यहाँ पर 0 है। बच्चा कहेगा सर इस पे +1 क्यों आया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख लिया करो कैसे। अरे हाइड्रोजन को तभी तो अपन क्या करते हैं, फर्स्ट ए के साथ रखते हैं बच्चों। फर्स्ट ए में क्या होता है,
ली करे रब से फरियाद, यस और नो। सभी के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता नहीं होता, एक डोनेट करता है, +1 चार्ज आता है। हाइड्रोजन पे भी क्या आता है, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से +1 चार्ज आता है नॉर्मली, क्लियर है। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 17 इलेक्ट्रॉन, और इस एटॉमिक नंबर 17, दो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, 17। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 हो गए, 10 हो गए टोटल, थर्ड में कितने बच गए, 7। तो थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्टेट को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, एक गेन करता है, एक गेन करता है। तो क्लोरीन पर चार्ज कितना आता है बेटा, -1, इस वजह से +1 -1 आया है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो जैसे अपने कहा, ये अपने कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, प्लस चार्ज गेन कर रहा है। ये प्लस चार्ज गेन कब करेगा, हाइड्रोजन, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस करे। और इलेक्ट्रॉन का लॉस करना क्या है बच्चों, ऑक्सीडेशन, क्लियर है। क्लोरीन अपने कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा मतलब क्या है, रिडक्शन। इसका मतलब एक ही रिएक्शन में दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो रहे हैं, तो दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ गया, क्लियर है बेटा। नोट करो, एग्जाम्पल लिखो ये। चलिए चलिए, चलो बेटा, ये तो हमें नए चैप्टर में क्या पढ़ना है, बस बेसिकली मैंने आइडिया दिया है बेटा। यहाँ तक बात समझ में आई क्या, क्लियर है। कल वाली क्लास में इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो खाली मैंने बेसिकली आइडिया दिया है कि इस चैप्टर में जो हेडिंग हमने लिखी है, इस चैप्टर की बेसिक थीम क्या है, हेडिंग का मीनिंग क्या है, क्लियर है। कल इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और जिन बच्चों मैंने अभी कहा भी है, जैसे पुराने बच्चे फिर सुन लेना जो रेगुलर क्लास ले रहे थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में कॉपी क्वेश्चन में कहीं कुछ भी डाउट हो मुझसे पूछ लेना, डाउट को डाउट नहीं रखना बेटा, क्लियर है। और तुमने कॉपी जरूर करवाई ना रेहान, अभी करवाई नहीं क्या, करवाना मत, कोई दिक्कत नहीं, मैं उस बच्चे को भी करा के दूंगा जोरक से, तो मैं साथ ही करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल सुबह मैं कॉपी जरूर करवा दूंगा, तुम दोनों कल शाम को 7:30 क्लास के बाद रुक जाना, आधा घंटा एक्स्ट्रा टाइम देके एटॉमिक स्ट्रक्चर रिवाइज करवा दूंगा। समझ में आ गया बेटा, यस और नो, ठीक है बेटा। कल से अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे, ये चलता रहेगा, साथ साथ एटॉमिक रिवाइज करते रहेंगे अपन, ताकि वो पहला चैप्टर अपना वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है बेटा। बाकी अपन बात, हाँ प्रिंस बोल फटाफट बेटा, डायरेक्ट बोल दिया अगर एक डाउट है, इतने में डाउट ही लिख दे तू, फटाफट जल्दी बोल। दो सेम एटम जुड़ते हैं तो इनका चार्ज 0 क्यों होता है। चलो बेटा, मैंने क्या कहा, अपन ये डिस्कस करेंगे कल। सेम एटम की बात करें बेटा, हमेशा ध्यान रखना, चलो ये रस्सी खींचने वाले कंपटीशन की तरह होता है बेटा। अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है बेटा। सेम एटम है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है या नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझते हो ना, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कैपेसिटी, यस और नो। सेम एटम है बेटा, तो ये बताओ किसी एटम पर चार्ज क्यों आता है, किसी एटम पर चार्ज क्यों आता है। सपोज करो ए और बी है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, और जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यस और नो। अगर सपोज करो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ए की कम है, तो ये जो सिंगल बॉन्ड बन रहा है इसमें एक इलेक्ट्रॉन बी का, एक इलेक्ट्रॉन ए का है, तो ये बी की ज्यादा है तो बी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब इसको लॉस करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, इसको लॉस करना पड़ेगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लियर है। लेकिन ये कंडीशन ऐसी आ जाए हाइड्रोजन वाली, तो ये जो बॉन्ड बन रहा है सेम एटम की वजह से बन रहा है। हर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा, आप इनऑर्गेनिक में डाटा पढ़ोगे बेटा, पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की होती है 2.1, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 2.1 है, इसकी भी 2.1 है। तो ये बताओ दोनों की पावर इक्वल है या नहीं है, और दोनों की पावर इक्वल है तो न इधर खींच सकता ना इधर खींच सकता, मैच ड्रॉ। जब तक इलेक्ट्रॉन इधर या उधर एक्सचेंज ट्रांसफर नहीं होंगे तब तक पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ सकता है क्या, नहीं आ सकता बेटा। तो दोनों की हमें पता है पावर इक्वल है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज नहीं होगा, मैच ड्रॉ। जिसकी पावर ज्यादा होगी वो अपनी ओर खींच लेगा, क्लियर है। और दोनों की पावर इक्वल है क्योंकि सेम एटम है, तो क्या होगा, कोई चार्ज नहीं होगा, न इलेक्ट्रॉन ये खींच सकता है नहीं ये खींच सकता है, तो इस पर भी 0 इस पर भी 0। तो अपन बोलते हैं H2 पर नेट चार्ज क्या होता है, 0 होता है। समझ में आ गया, क्लियर है बेटा, अब तो ठीक है। चलो बेटा, बाकी अपन इसको कंटिन्यू कर देंगे, चार्ज कैसे आता है क्या आता है वो सब अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे 1 by 1, ठीक है बेटा, ओके बाय।